मूवी स्टार्ट होती है सुबह के वक्त से। एना का बेटा जैन अपनी मॉम को जगाता है और कहता है, मॉम उठो ना, मुझे बाहर जाना है, स्विमिंग करनी है, क्योंकि वो बाहर जाने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है। एना उसे समझाती है, नहीं आज नहीं, क्योंकि आज उसे काम जाना है और जैन को भी स्कूल जाना है। अचानक बिजली कड़कने की बहुत तेज़ आवाज़ आती है। एना ने खिड़की से बाहर देखा तो मौसम बहुत ख़राब था, बारिश बहुत तेज़ हो रही थी। सड़कों पर भी पानी भरना स्टार्ट हो चुका था। एना समझ जाती है कि उसका बेटा इसी पानी को देख के स्विमिंग करने का कह रहा था। एना को अभी के लिए हालात इतने ख़राब नहीं लगते, इसलिए वो नाश्ता बनाना स्टार्ट कर देती है और साथ में जैन को भी संभालती है। उसी टाइम एना की मॉम की कॉल आती है और वो उससे नॉर्मल हालचाल पूछना स्टार्ट कर देती है। नाश्ता बनाते हुए एना को एक अजीब सी आवाज़ आती है, जैसे कि किसी वॉशरूम का नल खुला रह गया हो। लेकिन जैसे ही उसने पीछे मुड़ के देखा तो वो हैरान रह गई, क्योंकि पानी उसकी विंडो से अंदर आ रहा था और उसका पूरा अपार्टमेंट सैलाब के पानी से भरना स्टार्ट हो गया था। हालांकि वो इस टाइम थर्ड फ्लोर पर थी। वो बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाती है और फ़ौरन से अपना सामान पैक करना स्टार्ट कर देती है। उसी टाइम अनाउंसमेंट होती है कि फ्लड का पानी बिल्डिंग की तीसरी मंजिल तक आ चुका है, तो सबको बिल्डिंग की ऊपर वाली मंजिलों पर जाना होगा। इस टाइम बिल्डिंग्स के तमाम एलिवेटर्स भी ख़राब हो चुके थे। जैन इस टाइम बहुत ज़्यादा शोर कर रहा था और एना को बार बार स्विमिंग करने का कह रहा था। तो आना उसे डांट कर टेबल पर बिठा देती है और दोबारा से सामान पैक करने लगती है। आना को अपनी कंपनी के सिक्योरिटी एजेंट की कॉल आती है, जो कि उसे बचाने आ रहा होता है। वो उसे कहता है कि वक्त ज़ाया मत करो और जल्दी ऊपर जाओ। अचानक ही बिल्डिंग की लाइट बंद हो जाती है। इस कॉल और फिर लाइट जाने की वजह से एना और ज़्यादा पैनिक हो जाती है। वो अब बस जैन की दवाइयाँ उठाती है और अब जैन को लेकर बस भागने ही वाली होती है कि अब उसको जैन कहीं नहीं मिल रहा होता। उसको याद आता है कि उसने जैन को डांटा था और हमेशा डांट सुनने के बाद वो हमेशा क्लोजेट में छुप जाया करता था और अभी भी वो वहीं से मिलता है। जैन को अपनी पीठ पर बिठाए वो जल्दी से अपने अपार्टमेंट से निकलती है और कॉरिडोर की तरफ बढ़ती है। लेकिन कॉरिडोर तो सारा लोगों के सामान से भरा पड़ा था और लिफ्ट लोगों से भरी हुई थी, जो कि अब ओवरलोड होने की वजह से चल भी नहीं रही थी। एना वक्त ज़ाया किए बगैर सीढ़ियों की तरफ भागती है, लेकिन वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा रश था। एना ये देखते हुए दूसरी इमरजेंसी स्टेयर्स की तरफ भागती है। वो तेज़ी से ऊपर की तरफ चलती है और नीचे देखती है कि सैलाब का हाल बहुत बुरा है। पानी तेज़ी से ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। 2 फ्लोर ऊपर चढ़ने के बाद उसे आगे रास्ता बंद मिलता है। अना बहुत कोशिश करती है ऊपर जाने की, लेकिन नीचे पानी में लाशों को देखकर वो बहुत ज़्यादा डर जाती है। वो वापस नीचे आती है तो उसे वहाँ वही सिक्योरिटी एजेंट मिलता है जो उसे ढूंढ रहा था। इस टाइम पर एना का बेटा, जो कि अपनी मम्मा के साथ साथ ही था, कंफ्यूज होकर एना का हाथ छोड़ देता है और लोगों की भीड़ में चला जाता है और इस तरह गुम हो जाता है। एना बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। वो उसको ढूंढना स्टार्ट कर देती है और सिक्योरिटी एजेंट को भी उसे ढूंढने को कहती है। तभी वो अचानक खिड़की की तरफ देखती है कि एक बहुत बड़ी लहर खिड़की की तरफ आ रही है। अगले ही सेकंड ये लहर इस पूरे अपार्टमेंट को, बल्कि इस पूरे फ्लोर को पानी से डुबा देती है। आना का सामान और चीज़ें पानी में बह जाती हैं और आना बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाती है। लेकिन अपने बेटे को ढूंढने के लिए वो इसी पानी में जंप कर देती है और तैरते हुए अपने बेटे को ढूंढने लगती है। फाइनली एना को जैन मिल भी जाता है, लेकिन इस टाइम वो बेहोश हो जाता है। अपने बेटे को बचाने की कोशिश में एना खुद भी बेहोश हो जाती है, लेकिन किस्मत से एजेंट उन दोनों को बचा लेता है और फिर सीपीआर देकर उन दोनों को होश में लाता है। इस सिक्योरिटी एजेंट का नाम हियू है। हियू बताता है कि अंटार्कटिका पर एक एस्टेरॉयड गिरा है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में बर्फ़ पिघल गई है और सैलाब आ गया है। वो ये भी बताता है कि आज शायद सारी इंसानियत ख़त्म हो जाए, क्योंकि ये पानी जिस रफ्तार से बढ़ रहा है, इसने आधे से ज़्यादा जापान को तो अपनी लपेट में ले लिया है। कुछ ही घंटों में ये पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लेगा। यहाँ पर हमें एक इंटरेस्टिंग बात ये पता चलती है कि आना की कंपनी आना को इसलिए बचाना चाहती है क्योंकि आना एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रही होती है। वो आर्टिफिशियल ह्यूमंस बना रही है, जो कि आज इंसान ख़त्म हो जाने के बाद इस बची हुई दुनिया में दोबारा से दुनिया बसाएंगे। आना ने इन इंसानों के लिए एक इमोशन इंजन बनाना था, जो अभी टेस्टिंग फेज में था, जो आर्टिफिशियल इंसानों में असली इंसानों जैसे इमोशंस डाल देता। इन्हीं सब बातों के दौरान हम देखते हैं कि आना जिस अपार्टमेंट में जाती है वहाँ पे गैस लीकेज हो जाती है और गैस लीकेज की वजह से वहाँ पे बहुत भयानक धमाका हो जाता है। धमाका इतना भयानक था कि उसकी वजह से पूरे फ्लोर में आग फैल जाती है। ये तीनों अपनी जान बचाने के लिए बालकनी से ऊपर जाने की कोशिश करते हैं,
हायू पहले जैन को ऊपर भेजने की कोशिश करता है और जैन नीचे से ऐना का हाथ नहीं छोड़ता। इसी चक्कर में ऐना नीचे पानी में गिर जाती है। उन्हें लगता है कि वो अब आना से बिछड़ चुके हैं, लेकिन आना अभी भी ऊपर जाने की कोशिश कर रही होती है। तैरते हुए उसे एक बच्ची की आवाज़ सुनाई देती है जो कि लिफ्ट के अंदर फंस चुकी थी। आना उस बच्ची को बचाने की कोशिश तो करती है लेकिन नाकाम रहती है। इसी टाइम पानी की एक बहुत बड़ी लहर आती है और आना को फिर से डुबा ले जाती है। इस लहर की वजह से आना को अपना पुराना इंसिडेंट याद आ जाता है, जिस पूल वाले एक्सीडेंट की वजह से उसके हस्बैंड की दब कर मौत हो गई थी। खैर ऐना ऊपर पहुंच जाती है और जाकर देखती है कि उसका बेटा बहुत ही बुरी हालत में है। उसे एपिलिप्सी के सीजर्स आ रहे थे। उसकी बॉडी में उसकी बीमारी की वजह से झटके लग रहे थे। इस टाइम ऐना के पास कोई दवाई नहीं थी, इसलिए वो जिन को खुद से बनाई हुई एक दवाई देती है जो कि उसने इस ओल्ड कपल के किचन से चीज़ें लेकर बनाई होती है। ऐना के बेटे की हालत ठीक नहीं हो रही थी और एक सैलाब था कि जिसका लेवल बढ़ता ही जा रहा था। ऐना बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। यहाँ पर ह्यू ऐना से कहता है कि इसको छोड़ो और तुम चलो यहाँ से, लेकिन आना अपने बेटे को कैसे छोड़ देती। तब वो फिर आना से कहता है कि आना प्लीज़ इसे छोड़ दो और चलो, ये कोई बच्चा नहीं है बल्कि सिर्फ एक डाटा है और तुम्हारा ही बनाया हुआ डाटा है, तुम इसे दोबारा भी बना सकती हो। इस टाइम अपनी जान बचाओ और चलो यहाँ से। लेकिन ये बात सुनकर ऐना की तो जैसे दुनिया ही रुक जाती है। सीन कट होते हैं और फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि ऐना की बॉस ऐना से बात कर रही थी। ये बच्चा टेस्ट सब्जेक्ट के तौर पर ऐना को दिया जाता है। इस वक्त ऐना अपनी बॉस को मना कर रही थी क्योंकि वो एक बच्चा संभालने के काबिल नहीं थी। और यहाँ ये बात पता चलती है कि वो बच्चा लैब में तैयार किया गया था और इस सारे प्रोजेक्ट का पार्ट ऐना खुद भी थी। इस टाइम पर बॉस ने कहा था कि तुम बस कुछ महीनों के लिए इसे अपने पास रख लो और जब इमोशन इंजन कंप्लीट हो जाएगा तो कंपनी इन सब बच्चों को अपने पास वापस ले जाएगी। सीन कट होकर प्रेजेंट में आते हैं और अब हम देखते हैं कि जिन की हालत काफ़ी बेहतर हो चुकी है और वो ऐना से कहता है कि मुझे बीमार होना पसंद है क्योंकि बीमार होकर आपका यानी अपनी मॉम का प्यार मिलता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि तूफान कुछ देर के लिए थम चुका था और यहाँ तक कि धूप भी निकल आई थी। इन्हें कुछ देर के लिए सांस लेने का मौका मिल गया था, लेकिन फिर भी हायू जल्द ही यहाँ से निकलना चाहता था। वो ऐना से कहता है कि हम तुम्हें तो शेल्टर की तरफ ले जाएंगे लेकिन जिन को नहीं। ऐना इस बार भी अपने बच्चे को बचाना चाहती थी। इनकी बातों के दौरान ही आसमान फिर से अचानक काला हो जाता है और बारिश शुरू हो जाती है। पानी बिल्डिंग में तेज़ी से भरना शुरू हो जाता है और आहिस्ता आहिस्ता ऊपर वाले फ्लोर्स भी पानी से भर जाते हैं और यहाँ बचने का कोई और रास्ता नहीं रहता। ये तीनों अपने आप को बचाने के लिए तेजी से ऊपर की तरफ भागते हैं। रास्ते में आना को एक प्रेग्नेंट औरत नजर आती है जो कि इस वक्त बहुत मुश्किल में होती है। आना उसकी मदद करती है जबकि पीछे से बार बार हायू उसको इग्नोर करने का कहता है। आना उस औरत को अपना ओवरकोट देती है और दोबारा अपने बेटे के साथ ऊपर चढ़ना स्टार्ट कर देती है। ऊपर जाते हुए जैन अपनी मॉम से पूछता है कि उस औरत को क्या हुआ था, वो क्यों बीमार थी। ऐना उसे बताती है कि वो बीमार नहीं है बल्कि वो एक बेबी को पैदा कर रही है। ये सुनकर जैन बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और कहता है क्या मेरे टाइम पर भी आप इतने ही ज़्यादा दर्द में थी। ये सुनकर ऐना रोने लग जाती है, लेकिन हायू ऐना से फिर कहता है कि इस बच्चे को छोड़ो और खुद तेज़ी से ऊपर की तरफ चलो। जैन ने जो बात की थी उसने ऐना को बहुत ज़्यादा इमोशनल कर दिया था। हायू ऐना से कहता है कि चलो तुम, और ऐना उसे कहती कि मैं अपने बेटे को साथ लेकर जाऊंगी। वो लोग तेज़ी से ऊपर की तरफ जाते हैं और फाइनली छत पर पहुंच जाते हैं। ये लोग देखते हैं कि एक हेलीकॉप्टर इनको रेस्क्यू करने के लिए आ रहा था। इन सबको बताया गया था कि ऐना को लाजमी बचाना है क्योंकि इस टाइम ऐना पर सारी इंसानियत डिपेंड कर रही है। एक नई इंसानियत को बचाने और बनाने में ऐना का काम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ऐना को तो ये लोग रेस्क्यू कर लेते हैं, लेकिन ऐना जिन को भी साथ आने को कहती है। सिक्योरिटी गार्ड्स जिन को न्यू ह्यूमन 77 कहकर अपनी तरफ घसीट लेते हैं। ऐना ये देखकर तड़प जाती है और चिल्लाती है अपने बेटे के लिए। हायू ऐना को समझाता है कि वो तुम्हारा बेटा नहीं है। हायू यहाँ पर एक बड़ा राज भी खोलता है कि हमारी बॉस भी मरी नहीं है बल्कि वो अपने बच्चे को बचाने के लिए अपनी कंपनी को छोड़कर भाग गई है। यहाँ पर गार्ड्स जिन को इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर देते हैं और उसका सर शेव कर देते हैं। ऐना उन गार्ड से रहम की भीख मांगती है। ऐना को बचाने के लिए हायू उन गार्ड से भी लड़ता है, लेकिन यहाँ पर उसे ओवर पावर कह दिया जाता है और उसे गोली भी मार दी जाती है। यहाँ पर उसे बताया जाता है कि यहाँ पर कोई भी शेल्टर नहीं है, सब के सब मारे जाएंगे। अगर यहाँ से कोई बच कर जाएगा तो वो सिर्फ और सिर्फ ऐना है।
ये लोग अब एना को खुद पकड़ लेते हैं और जिन का सर काटकर उसमें से डाटा चिप निकाल लेते हैं। हेलीकॉप्टर एना और उस चिप को लेकर चला जाता है और नीचे पूरी दुनिया सैलाब से डूब रही होती है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि ज़मीन से 7 रॉकेट्स निकल रहे हैं। डायरेक्टर बताता है कि अगले 15 मिनट में मेट्रॉइड ज़मीन से टकराएंगे और सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। साइंटिस्ट को नया इंसान बनाने के लिए सिर्फ मॉम इमोशंस चाहिए, इसीलिए वो एना का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये कहते ही एना की एक नई स्टिमुलेशन स्टार्ट हो जाती है और यहाँ पे हमें पता चलता है कि ये जो सब कुछ हो रहा था वो सच में नहीं हो रहा था। नए इंसान को बनाने के लिए इन लोगों को मॉम के इमोशंस चाहिए थे, इसलिए एना के दिमाग के अंदर ये स्टिमुलेशंस लगाकर और बार बार डूबती हुई दुनिया में भेजकर उसको अपने बेटे को बचाने का काम दिया जा रहा था कि एना के जरिए मॉम इमोशंस इंजन बन जाए ताकि नकली इंसानों को बनाने में वो काम आ सके। यहाँ पर जैसे ही एना एक बार अपने बेटे को बचा लेती है तो उसके दिमाग में एक दूसरी स्टिमुलेशन स्टार्ट कर दी जाती है। हर बार एना अपने बेड पर जागती है और उसे वही पुरानी कॉल्स आती हैं, लेकिन इस बार एना होशियार थी। उसे अपनी कुछ कुछ पुरानी यादें याद थीं। वो अपने बेटे जैन को समझाती है कि उसे किसी अजनबी शख्स से कुछ नहीं लेना। जैन रोते हुए उससे पूछता है कि मॉम, मैं हमेशा 6 साल का ही क्यों होता हूँ, मैं बड़ा क्यों नहीं होता। ये इसलिए था क्योंकि जैन अभी भी स्टिमुलेशन के अंदर ही था। इस बार दोबारा पानी की एक बड़ी लहर बिल्डिंग से टकराती है और एना जैन को पकड़कर पानी में कूद जाती है। ये लोग पानी में तैरते हुए बालकनी तक पहुंचते ही हैं कि जैन एना से गुम हो जाता है। एना जैन को पानी में ढूंढने लग जाती है, लेकिन एक तैरती हुई कार आकर एना से टकराती है और एना मर जाती है। इसकी वजह से उसके स्टिमुलेशंस रीसेट हो जाते हैं। ह्यू एना को होश में लाता है। इस मरतबा एना को पता चलता है कि उसका बेटा भीड़ के अंदर गुम हो चुका है। इस मरतबा भी एना अपने बच्चे को बचाती है। नई स्टिमुलेशन स्टार्ट हो जाती है और स्टिमुलेशन का नंबर था 1931। इस स्टिमुलेशन में एना बालकनी से कूद जाती है क्योंकि उसे डर था कि ह्यू उसके बच्चे को मार देगा। इस टाइम उसे अपना बच्चा कहीं नहीं मिलता और उसे याद आता है कि पुराने लिफ्ट में भी एक बच्चा फंसा हुआ था। ये उसकी पुरानी याद थी। स्टिमुलेशन के अंदर उसे पता चला था कि लिफ्ट के अंदर एक बच्ची थी। उस बच्ची ने एना को बताया कि उसके बेटे को कुछ लोग लेकर भाग रहे थे। एना हथौड़ा लिए उन लोगों के पीछे भाग पड़ती है अपने बच्चे को बचाने के लिए। वो लोग यहाँ से बहुत ज़्यादा चोरियाँ कर रहे हैं और एना के बच्चे के साथ बदतमीजी करने की कोशिश कर रहे हैं और एना अपने बच्चे को बचाने के लिए उन लोगों पर हमला कर देती है। वो लोग भी अब एना के पीछे पड़ जाते हैं और एना को मारने की कोशिश करते हैं। इस वक्त पर वो बच्ची जो लिफ्ट में थी और ह्यू एना को आकर बचा लेते हैं। इसके बाद वो बच्ची इन तीनों को लेकर अपने घर चली जाती है जहाँ पर उसके ग्रैंडपा और ग्रैंड माँ थी। ये लोग देखते हैं कि पानी इनके इस फ्लोर पर भी आने वाला था। एना इस बच्ची जिसने इसके बेटे की जान बचाई थी और इसके ग्रैंडमा और ग्रैंडपा को यहाँ से जाने का कहती है, लेकिन वो बच्ची और इसके ग्रैंडमा और ग्रैंडपा यहाँ से जाने से मना कर देते हैं। ये लोग और वक्त ज़ाया किए बिना यहाँ से निकल जाते हैं और इन लोगों की वहीं पर मौत हो जाती है। ऐसे ही पता नहीं कितनी स्टिमुलेशंस गुजर जाती हैं और एक स्टिमुलेशंस के अंदर एना उस प्रेग्नेंट औरत की भी मदद करती है जो उसे बार बार कॉरिडोर में मिलती थी। सारी स्टिमुलेशंस के बाद एना जब एक नई स्टिमुलेशंस में जाती है तो उसे अपना फ़ोन दिखाई देता है। उसमें उसके बेटे ने एक पेंटिंग बनाई हुई थी और एक ही पेंटिंग को कई बार बनाया हुआ था, जिसकी वजह से एना समझ जाती है कि वो बार बार इस स्टिमुलेशन का हिस्सा बन रही है। हमेशा की तरह जब ह्यू एना को कॉल करता है कि मैं तुम्हें बचाने आ रहा हूँ, तो एना ह्यू को सारा सच बता देती है कि ये असल लाइफ नहीं है, ये सारी स्टिमुलेशंस चल रही हैं और इन सब में हमें सिर्फ अपने बेटे को बचाना है। एना ह्यू को ये भी बताती है कि तुम भी मेरी स्टिमुलेशन का एक पार्ट हो, इसलिए वो उसकी मदद करने के लिए मान जाता है। हमेशा की तरह गार्ड सिर्फ एना को लेने के लिए आते हैं और जैन को मारना चाहते हैं, लेकिन एना ने इस मरतबा ठान लिया था कि वो अपने बेटे को बचा कर रहेगी। इसलिए इस स्टिमुलेशन में वो ह्यू के साथ मिलकर सभी गार्ड से लड़ती है और ऊपर जाने की कोशिश करती है। वो अपने बेटे को इस पूरी बिल्डिंग में ढूंढ रही थी, लेकिन उसे अपना बेटा कहीं नहीं मिलता। पानी का लेवल इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि आखिरी फ्लोर तक पानी आ जाता है। एना छत पर पहुंचती है और उसे कबाड़ में रखी हुई एक वार्डरोब नजर आती है। वो जानती थी कि उसका बेटा यहीं पर होगा। वो जैसे ही खोलती है तो उसे अपना बेहोश हुआ बेटा जैन यहीं पर मिल जाता है। वो उसे होश में लाती है तो जैन उसे कहता है, मॉम आपने अपना वादा पूरा किया, आप वापस आईं। इस टाइम वो अपने बेटे को गले से लगा लेती है। सीन कट होता है और हमें असली दुनिया में असली एना को दिखाया जाता है। इतनी सारी स्टिमुलेशन से गुजरने के बाद अब वो मर रही थी।
वो डायरेक्टर से कहती है कि आप फ़ौरन मेरी यादों को अपलोड कर दें ताकि मैं अपनी स्टिमुलेशन में हमेशा अपने बेटे जीन के साथ रह सकूं। यहीं से अब हमें मूवी का फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि जिन और एना का रिश्ता शुरू से ही सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट का था। जिन एक सिंथेटिक बच्चा था जिसे सिर्फ लैब में बनाया गया था और जिसे एना की सोच और यादों के साथ जोड़ा गया था ताकि वो एना के इमोशंस ले सके। रिश्ता बेशक इनका एक एक्सपेरिमेंट का था, लेकिन प्यार इनका बिल्कुल सच्चा था। फाइनली अब सारी स्टिमुलेशंस ख़त्म हो चुकी हैं और अब हम देखते हैं कि एना और जेन को नए जिस्मों में डाल दिया गया है, जिन्हें ये लोग प्रिंटेड बॉडीज़ कहते हैं, जिन्हें इंसानों के नकली जिस्म कहा जाता है। अब इन दोनों माँ बेटा को एक नए प्लेनेट पर भेजा जा रहा है ताकि वहाँ जाकर ये लोग एक नई ह्यूमैनिटी की शुरुआत कर सकें और एक नई इंसानी कम्युनिटी बना सकें। और इसी तरह ये मूवी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है।